साथियों नमस्कार। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं। आप सबने इन पर शनिवार को खूब विश्लेषण पढ़े होंगे, सुने होंगे और इसके साथ ही कुछ बहुत ही दिलचस्प उपचुनाव जो हुए, उनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। एक बिंदु जिसको लेकर थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके महत्व को हमें और अच्छे से समझने की जरूरत है। वो है इस देश में पिछले कुछ चुनावों से जो एक नया वोट बैंक, एक चंक तैयार हुआ है, जिसके बारे में अब यह स्पष्ट हो चुका है पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कि अब इसको इग्नोर करना न किसी राजनीतिक दल के बस में है और न किसी नेता के बस में। वो है महिलाओं का वोट बैंक, स्त्री शक्ति। आज महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि वो जमाने खत्म हो गए, वो जमाने लद गए जब उनका परिवार और उनके परिवार में जो पुरुष होते थे वो तय करते थे कि किस पार्टी को जाकर के ठप्पा लगेगा और महिलाएं उनके साथ जाकर के और ठप्पा लगा के आ जाती थी। आज ईवीएम का बटन महिलाएं दबाती हैं, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी समझ और अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को देख करके ही ये काम करती हैं। और यही वास्तव में एम्पावरमेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में आपका वोट, आपका मताधिकार आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर किसी को इस बात में कोई शक है, कोई संदेह है, तो वो कुछ चुनावों के नतीजों को गौर से देख ले तो ये पता चलेगा कि ये स्त्री शक्ति, ये महिलाओं का वोट बैंक जो है, अब उसको नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के बस में नहीं है। और शायद यही कारण है कि सरकारों की, प्रशासन की नीतियां और चुनावों में जो मैनिफेस्टो तैयार होते हैं, जो घोषणा पत्र बनता है और जो वायदे किए जाते हैं, जो रणनीति वोटिंग की तैयार की जाती है, हर स्टेज पर, हर चरण पर महिलाओं को ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। जो इन पर मुस्तैदी से काम करता है उसको इसका लाभ मिला है, जो नहीं करता है उसको इसका नुकसान उठाना पड़ा है। चूंकि बात महिला वोट बैंक की हो रही है तो थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगी साथियों, और आपको बताना चाहूंगी कि कई दशक पहले महिला भी एक वोटिंग के शक्ति के रूप में, समाज और परिवार में तो उसकी भूमिका है, लेकिन मतदान के दृष्टिकोण से महिला भी एक शक्ति, एक वोट बैंक तैयार हो सकती है। इस पर अगर पहले शुरुआत में किसी ने गौर किया था तो मुझे लगता है कि जयललिता, जो अन्ना डीएमके की मुखिया थी और मुख्यमंत्री तमिलनाडु की थी, उन्होंने पहली बार महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में कल्टीवेट करने का एक प्रयास उन्होंने किया था। उन्होंने कुछ नीतियां बनाई थी और कुछ योजनाएं ऐसी दी थी और चुनाव के समय कुछ कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी ऐसे बांटे थे, जिसकी काफी आलोचना भी की गई कि ये तो वोटर को घूस देने वाली बात है। लेकिन बहरहाल वो घूस था या नहीं था, लेकिन ये जरूर हो गया कि उससे महिलाएं एक तरह से अपने परिवारों और अपने जो जातीय और सामाजिक जो वोट करने के फैसले होते हैं उसको तोड़ करके और महिलाओं ने जयललिता के पक्ष में वोट डाला था। धीरे धीरे जब नेताओं को अपनी राजनीति में एक नयापन लाने का, कुछ ऐसा करने का कि राजनीति को वो अपने समर्थन को पक्का करें, इस पर विचार शुरू किया, तो धीरे धीरे महिलाओं की तरफ उनका ध्यान गया। आप गौर करेंगे, ओडिशा में नवीन पटनायक जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो कुछ परिस्थिति के कारण, कुछ हालात के कारण बने थे, लेकिन जब उनको सत्ता में वापस आने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा, तब उन्होंने अनाज का जो स्कीम उन्होंने लाई थी और इसके अलावा वहां की बच्चियों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई थी जिनसे वहां एक तरह का नवीन बाबू के पक्ष में महिलाओं में एक बहुत ही सकारात्मक एक वातावरण बना उनके लिए। और खास करके ओडिशा के उन जिलों में जहां गरीबी बहुत ज्यादा थी, वहां थोड़ा भी, जब कोई बहुत ही दयनीय स्थिति में उसको थोड़ा भी कोई मदद मिलती है तो जाहिर है कि उसको इससे काफी उसको
संतोष होता है, उसको एक ताकत मिलती है, एक एम्पावरमेंट उसके लिए होता है। इसके बाद अगर इस महिला वोट बैंक पर हम देखें कि आगे काम हुआ है, तो एक साथ कई राज्यों में इस पर ध्यान दिया गया था। गुजरात में तब मुख्यमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी ने, जो सूखा पीड़ित इलाके थे, जहां पानी को लेकर बिल्कुल एक तरह से आप कहें कि पानी था ही नहीं, वहां पर जो जल की व्यवस्था उन्होंने करवाई, चेक डैम्स वगैरह बनाए, इन सब का जो असर पड़ा। इसके अलावा महिलाओं को केंद्रित करके कुछ योजनाएं जो उनकी थी, एक तरफ उनका हमने असर देखा, दूसरी ओर नीतीश कुमार ने, जो उस समय तक एनडीए के मुखिया के रूप में बिहार में मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन्होंने महिलाओं को उनमें एक भरोसा दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया था, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी बिहार की जो कानून व्यवस्था थी, जो जंगल राज लालू राबड़ी के दौर में वहां चल रहा था, उस पर लगाम कसा। और कानून व्यवस्था बेहतर होने से अपने आप सबसे बड़ा जो सकारात्मक इसका प्रभाव था, वो महिला वर्ग पर पड़ा। लेकिन बात वहीं तक नहीं थी, फिर उन्होंने इस पे आगे भी काम किया, बच्चियों को साइकिल देना, क्योंकि अक्सर गांव से हाई स्कूल प्राइमरी तक तो बच्चियां पढ़ती थी, लेकिन उसके आगे जाना होता था तो दूर जाना पड़ता था, कानून व्यवस्था वैसे ही बेकार थी, तो दूर कोई अभिभावक उन्हें दूर नहीं भेजना चाहते थे, तो इसीलिए साइकिल वितरण किया गया ताकि बच्चियां एक साथ मिलकर 10-12 लड़कियां साइकिल पर जा सकें, सुरक्षित महसूस करें। और इस तरह से कई वो काम किए। एक उनका प्रयास जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत दूर तक काम किया, वो था ये जीविका का प्लान जो वो लेकर आए थे, जिससे कि महिलाओं को भी एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनके लिए संभव हो सका उन इलाकों में, गांव देहात में, जहां महिलाओं के लिए कमाई के किसी तरह के कोई साधन होते ही नहीं है। वो कहां जाएंगी, कहां से पैसे कमाएंगी, किस चीज से उन्हें इनकम होगी। तो ये सारी चीजों ने काम किया। धीरे धीरे आप जानते हैं कि सभी राज्यों को इसको और सभी राजनीतिक दलों को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ा। और इसीलिए चाहे वो जाति जनगणना का विषय हो, चाहे वो कम्युनल वो हो, चाहे वो मुसलमानों में वोट जिहाद की बहुत चर्चा हुई महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना और इन चीजों का संविधान खतरे में जैसी बातें लाई गई, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में माझी लाडकी बहन योजना, जिसमें कि बच्चियों को, महिलाओं के हाथ में सीधे कैश असिस्टेंस देने की बात है। इसी तरह से झारखंड में जो मैया सम्मान योजना चल रही थी, आपने देखा कि दोनों ही राज्यों में वहां के वोटर ने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया है। झारखंड के मतदाता ने वहां जो सरकार चल रही है उसको आगे बरकरार रखने के लिए वोट किया है, और बिल्कुल यही चीज महाराष्ट्र के वोटर ने भी यही किया है। और आप देखेंगे कि दोनों ही जगह पर अगर आप लाडकी बहन योजना का असर समझना चाहते हैं, तो आप यही समझिए कि महायुति के वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर लोकसभा से अभी नहीं आया है, लेकिन आप सीटों में जो जबरदस्त उछाल आया है, सच कहा जाए तो महायुति 228 की विधानसभा में 235-36 के आंकड़े को पार कर रही है, यानी देखा जाए तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, विपक्ष है ही कहां। तो फिर सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव में जो महायुति को एक तरह से झटका लगा था, और भारतीय जनता पार्टी का अपना आंकड़ा भी बहुत नीचे चला गया था, और महायुति भी कुल मिलकर भी उन्हें सीटें बहुत ही कम आई थी, तो उसमें कारण सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि महिलाओं के हाथ में जो 3-4 किश्तें माझी लाडकी बहन योजना के तहत उन्हें हाथ में जो किश्तें आई, उससे सबसे गरीब तबके की महिलाओं के हाथ में जो कुछ पैसे आते हैं, उससे जो उनको एक तरह का सहारा मिलता है, ये भी एक किस्म का एम्पावरमेंट है, क्योंकि महिला उन थोड़े से पैसों से अपने लिए कुछ ऐसा कर सकती है जिसके लिए उसे अपने परिवार के अन्य लोगों से, अपने पति या बेटे के सामने उसे मांगना नहीं पड़ता, और अक्सर वो अपनी उन छोटी छोटी जरूरतों को पूरी कर सकती है, जो वो इसलिए मन मसोस कर नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती कि परिवार पर या पुरुषों पर इसका बोझ डाला जाए।
तो ये सारी बातें हैं। और इसी तरह से मैया सम्मान योजना में आप देख लीजिए, ये कहा गया कि जिस तरह से महायुति ने प्रॉमिस किया कि ये 1500 की राशि जो अभी दी जा रही है लाडकी बहन में, इसको चुनाव के बाद बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं महाविकास आघाड़ी ने कह दिया कि हम इसको 3000 पे लेकर जाएंगे। तो फिर महिलाओं ने महाविकास आघाड़ी की तरफ अपना झुकाव क्यों नहीं दिया? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है साथियों कि इस समय उनको जो योजना मिल रही है वो अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो रही है, वो उनके हाथों में पैसा आ रहा है उनके खाते में, और कुछ राशि बढ़ाने की बात भी है। ये एक टाइम टेस्टेड चीज है, उन्होंने देख लिया कि ये उनके हाथ में आगे आ रहा है और उसको लेकर उन्हें एक भरोसा है। अब दूसरे ने जो वादा किया है वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस बीच में लोकसभा के बाद योजनाएं पूरी करने के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड इतना गड़बड़ चल रहा है। आप हिमाचल प्रदेश में जो अनाउंसमेंट्स किए गए थे, जो घोषणाएं, उनका फीडबैक देख लीजिए। आप कर्नाटक का हाल देख लीजिए। जो लोकसभा के लिए महिलाओं को पैसे देने, 1 लाख रुपए देने की बात थी, वो कांग्रेस अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं दे पा रही? इस तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके कारण शायद महिलाओं ने यह समझा कि जो इस समय सरकार हमें दे रही है वो ज्यादा भरोसे के काबिल है, बजाय इसके कि इसे छोड़कर हम दूसरे ऑप्शन को अपनाएं। और शायद कहीं ना कहीं यही बात झारखंड में भी लागू होती है, जहां मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को मिला है और उन्हें लगा होगा कि जब हेमंत सोरेन सरकार ने हमें ये बेनिफिट, हमें ये लाभ दिया है, तो क्यों ना इनको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन खैर, जीत और हार के हजारों कारण होते हैं, जीतने वाले के पक्ष में और हारने वाले के लिए भी। तो हम आज जिस मुद्दे पर केंद्रित कर रहे हैं इस अड्डा को, हमारा कहना यह है कि चाहे आप कैश असिस्टेंस की बात करें, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे आप महिलाओं को सुरक्षा और उन्हें अन्य सुविधाएं देने का, बच्चियों के लिए विशेष प्रयोजन करने का की आप बात करें, एक बात तय है कि आज जाति, समुदाय, धर्म जैसी बातों से ऊपर उठकर महिला अपने आप में एक वोट बैंक बन चुकी है। एक मतदाता के रूप में अगर आप महिलाओं की शक्ति को नजरअंदाज करेंगे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। महिला शक्ति को पहचान कर आप अपनी रणनीति, अपनी नीति तय करेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगर महिला को इग्नोर करोगे तो आप उसका नतीजा भुगतेंगे। ये भारत की महिलाओं ने, महिला मतदाताओं ने, स्त्री शक्ति ने स्पष्ट संदेश बार बार हर चुनाव में दिया है, और इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो ये संदेश सबसे बड़ा संदेश बनकर सामने आया है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अड्डा में आते रहिए। नमस्कार।